बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है। अच्छा, कुछ बेसिक लॉज जो हमें ध्यान में रखना है। नंबर वन, सबसे पहली चीज जो ध्यान में होनी चाहिए वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे कहता है कि किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। अब हमने प्रीवियस यूनिट में फ्लक्स का जिक्र कर दिया। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को करंट में कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट है n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। अब किसी भी कॉइल में अगर आपने फ्लक्स चेंज करना है, जो उसके नेगेटिव कॉइल में फ्लक्स चेंज करना है, तो बेसिकली आप करंट को चेंज कर रहे हैं। क्योंकि हमने प्रीवियस यूनिट में से रखा है कि जब आप बात करते हैं किसी सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आर, जहां पे n का मतलब होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ या करंट डेंसिटी जिसे आप कहते हैं। अगर मैं चाहता हूं सोलेनॉइड की फील्ड को चेंज करूं तो मुझे करंट को चेंज करना पड़ेगा। इस एतबार से फैराडे लॉ की एक शक्ल और भी है। ईएमएफ इज इक्वल टू, यहां पर लिखा होगा आपके पास एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या फिर ईएमएफ बराबर होगा एन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब इसका भी फर्क समझ लेते हैं। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉस को क्या करता है, ऑपोज, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। बेसिकली लेंज़स लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो लेंज़स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज़स लॉ क्या कहता है, induced EMF always opposes the cause which has produced it। ठीक। अब ये जो इंडक्शन है या दो तरह की पढ़ा करती है। एक कहलाती थी म्यूचुअल, नाम से लाया। म्यूचुअल का मतलब है इन बिटवीन टू, दो के दरमियान। एक को लिया जिससे आप लगा देते हैं वोल्टेज सोर्स, क्योंकि करंट को चेंज करना है तो इसके साथ क्या रखना होगा, रियोस्टेट। एक कॉइल इसके नेबरहुड में होगा जिससे तो क्या कनेक्टेड है, ग्राउंड। इस कॉइल को कहते थे प्राइमरी कॉइल और इस कॉइल को कहते थे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी के अंदर करंट होता था आईपी। प्राइमरी फील्ड बनाता था, जो फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे किससे, बी इक्वल म्यू नॉट एन आई डी से। जब आप आईपी को चेंज करेंगे तो बी चेंज होगा। जब बी चेंज होगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि फ्लक्स बराबर होगा डी डेल्टा ई। जब इसका फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर होगी इंडक्शन। इस इंडक्शन को कहते हैं म्यूचुअल induced EMF is ES minus NS डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। और अगर आप दूसरी इक्वेशन देखें तो माइनस एम डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी। When M is coefficient of mutual induction, या इसको mutual inductance भी कहेंगे, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें। NS डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी माइनस M डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, माइनस से माइनस। तो ये बनेगा NS डेल्टा फाइव एम डेल्टा आईपी। अगर मैं आपसे कहूं कि प्राइमरी में या सेकेंडरी में फ्लक्स था फाइव का, जब प्राइमरी का करंट कितना था आईपी। अगर मैं करंट को रिड्यूस करके जीरो बना दूं तो फिर फ्लक्स भी रिड्यूस होगी, क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डेल्टा फाइव बराबर होगा फाइव से, और यहाँ पर डेल्टा आईपी सिर्फ किसके बराबर होगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा एनएस फाइव और ये क्या बनेगा एन आई टी। इसको कहा जाता है क्या, फ्लक्स लिंकेज। एक बार ध्यान में रखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉस को अपोज कर रहा है। इस सूत्र का मतलब क्या है, अगर आपने इधर करंट को बढ़ाया तो इधर का फ्लक्स बढ़ेगा और इंडक्शन हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या चाहेगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो,
अगर हम यहाँ फ्लक्स को कम करेंगे तो इंडस्ट्री में क्या जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक, ये आपके पास कहलाती है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपसे कहा जाएगा एम डिफाइन करें तो आप एम के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं यहां से, एम बराबर होगा एन एस डेल्टा फाइव अपॉन आई पी। क्या लिखा हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट इन द प्राइमरी कॉइल। ये यहां से निकाल, यहां से आप कहेंगे एम बराबर होगा ई एस अपॉन डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। Mutual inductance of two coils induced in the secondary coil divided by rate of change of current in the primary coil। अच्छा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन का कॉज है कॉइल का फ्लक्स चेंज होना, तो जो फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है वो इसका भी चेंज हो रहा होगा। यानी अगर आज आप यहां पर सिर्फ इस कॉइल को देख लो, इससे वोल्टेज सोर्स लगाए और एक रियोस्टेट लगा दें, जब आप इसका करंट चेंज करेंगे तो इसकी फील्ड चेंज होगी। जब इसकी फील्ड चेंज होगी तो इसका अपना फ्लक्स भी चेंज होगा। अगर इसका अपना फ्लक्स भी चेंज होगा तो इसमें जो इंडक्शन होगी वो कहलाएगी क्या, सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन में इक्वेशन सब ही रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉइल है, ना तो प्राइमरी है ना कोई सेकेंडरी। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ क्या होगा, एम डेल्टा अपॉन डेल्टा टी बस सेल्फ इंडक्शन। एक जल्दी से ये हाँ, ये वाला म्यूचुअल के लिए, ये वाला सेल्फ के लिए। हाँ देखिए, एक तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स उसी तरीके से चेंज होगा जिस तरीके से करंट चेंज होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ शुड आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब जब आप प्रोपोर्शनैलिटी पे करंट बनाएंगे तो यू नीड टू पुट अ कांस्टेंट। तो हम दो तरह के कांस्टेंट पुट करते हैं, या तो एफ या फिर हाँ, आप फ्लक्स को चेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी करंट से। इसकी ट्रेंड डेंसिटी फॉर्मूले से निकालते हैं। मैंने कहा एन ओवर एल
वो यूनिट टेल्स पर यूनिट मीटर या पर मीटर टेल्स पर मीटर इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको आप नाम देते हैं का ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का काम है वोल्टेज को कम से ज्यादा या ज्यादा से कम बनाना। कैसे बनाना? आपने एक आयरन फ्रेम लिया, इसके ऊपर एक कॉइल आपने यहाँ पे वाइट किया,
इसको कहेंगे प्राइमरी कॉइल। तो इसका इनपुट वोल्टेज ईपी, इसके नंबर ऑफ टर्न्स एनटी। एक कॉइल मैंने यहां पर वाइंड की, तो ये आपके पास क्या आएगा, क्या सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज पीएस, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस। अब हम प्राइमरी को करंट देंगे, द करंट शुड बी अल्टरनेटिंग। क्यों अल्टरनेटिंग? क्योंकि अपनी डायरेक्शन को उसमें क्या करेगा, चेंज। जिससे करंट चेंज होगा, फील्ड चेंज होगी। वो फील्ड इस कोर की मदद से यहां से गुजर रही है, इसका मतलब इसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ये इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगी। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर दो ईएमएफ होते हैं, एक होता है ईएमएफ इनपुट ईपी, और एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसका दूसरा नाम होता है बैक ईएमएफ। ईबी क्या आता है, क्या बैक ईएमएफ, जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक, ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आप ट्रांसफार्मर में जो इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं वो क्या क्या है, एस अपॉन एपी बराबर होता है एनएस अपॉन एनपी। अगर मैं चाहता हूं कि एस एपी से ज्यादा हो, यानी ट्रांसफार्मर क्या बने, स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ा है, तो ऐसा सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब एनएस इज ग्रेटर देन एनपी हो। इसके बरखिलाफ अगर मेरे पास एस लेस देन ईपी हुआ, तो ये कहलाएगा स्टेप डाउन, जिसका मतलब है एनएस इज लेस देन एनपी। अगर आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, तो ये बराबर होता है पावर ऑफ सेकेंडरी पावर ऑफ प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एस आईएस ईपी आईपी इनटू 100। अगर ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट हो, तो 100% एफिशिएंसी के केस में पावर ऑफ सेकेंडरी शुड बी सेम एज पावर ऑफ प्राइमरी। ऐसी सूरत में जब आप फॉर्मूला निकालेंगे ES अपॉन EP, तो वो बराबर होगा IP अपॉन IS इनवर्स रेशो। भाई याद रखिएगा ये सिर्फ 100% एफिशिएंसी के लिए, कोई भी ट्रांसफार्मर जो है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता। इसी म्यूचुअल इंडक्शन को बुनियाद बनाकर आपने एक और कॉन्सेप्ट सीखा, बल्कि म्यूचुअल इंडक्शन ही इंडक्शन, और वो है मोशनल EMF। मोशनल EMF क्या है? अगर आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, तो उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ को कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इट इज डिनोटेड बाय एल sin थीटा, जहां पे एल से मेरी मुराद है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बी से मेरी मुराद है स्पीड, वी से मेरी मुराद है वेलोसिटी, और थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन बी एंड बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई, तो मोशनल ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। थीटा हुआ अगर 0, तो मोशनल ईएमएफ विल बी मिनिमम, यानी 0, और ये बनेगा एल बी डी। इसी को उसूल बनाकर आपने बनाया था क्या, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में एक एक्सेल था, इसके ऊपर एक कॉइल है सस्पेंड हुआ, ठीक। आपने जो है कोई यहाँ पर दो रिंग लगाए, एक रिंग इधर और एक रिंग इधर। इम्पोर्टेंट बात ये हुई कि साइड ए बी से एक रिंग कांटेक्ट में है और साइड सी बी से दूसरा रिंग। आपने यूज करते थे कार्बन ब्रशेस, ठीक। ये कार्बन ब्रशेस क्या करते थे, ये एक्सटर्नल सर्किट का काम। अब एसी जनरेटर में जो कॉइल है उसमें चार कंडक्टर है, ए डी टू सी दो, सी टू डी तीन, और डी टू ए चार। इन चार में से ए बी और सी डी में करंट जो है वो ट्रैवल है, करंट जनरेट होगा, बाकी दो में जनरेट नहीं होगा। लिहाजा आप लोग कहते हैं कि जो ईएमएफ होगा वो बराबर होगा 2LVP sin थीटा, जिसको आपने फर्दर सिंपलीफाई किया तो इक्वेशन बनी ओमेगा बी एन ए sin थीटा। अब इसकी आप डायग्राम बनाया करते थे जिसमें आप डिफरेंट पोजीशन पे कॉइल को दिखाते, ठीक। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की अगर कोशिश करेंगे तो शायद आप समझ भी पाए।
कॉइल ओरिजिनली ऐसे रखा हुआ है, यानी आप कॉइल को अगर सामने से देखेंगे तो आपको साइड 80 नजर आएगी। ठीक, यह है ए, यह है बी। कॉइल रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो जो वेलोसिटी होगी वो फील्ड के बिल्कुल क्या बन जाएगी, पैरेलल। क्यों, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो टेंजेंशियल है, तो जो टेंजेंट बनेगा वो फील्ड के बिल्कुल क्या बनेगा, पैरेलल। इसका मतलब आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, जीरो। जब ये कॉइल इस पोजीशन में आ जाएगा तो अब वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, यहां पे होगी अपवर्ड, तो एंगल कितना हो गया 90, यानी ईएमएफ अब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन यहां से ग्रेजुअली बने तो वोल्टेज या ईएमएफ भी ग्रेजुअली बढ़े। अच्छा, एक काम करें, पहले सब कॉपी करते हैं, फिर इस डायग्राम को थोड़ा दिल खोल के बताता है।
हाँ चल कैसे v की जगह r ओमेगा पुट करेंगे, ठीक है। v की जगह आपने जो है वो r ओमेगा पुट करना है, रेडियस की जगह जो है वो b अपॉन 2 आएगा, तो वो ओमेगा v नहीं बनता है क्योंकि डेरिवेशन तो आपके पास नहीं आ रहा है। आपको तो एनर्जी पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे। बी अपॉन टू, क्योंकि अगर ये पूरी विड्थ बी है तो इसका रेडियस बी अपॉन टू होगा, यानी अब आप याद रखिए, मैं लिख दूं जो होगा टू, ये जो एल है वो तो ठीक है, वी की जगह क्या आएगा आर ओमेगा। अब आर की जगह तो रेडियस ऑफ द सर्कल पता, तो अगर ये पूरी लेंथ बी है तो जो सर्किल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा बी अपॉन टू, तो उसको टू से टू कैंसिल हो गया, लेंथ इनटू लेंथ क्या बन जाएगा ए ओमेगा बी sin थीटा, दिस इज व्हाट वन टर्न हुआ, अगर n टर्न होगा तो क्या बन जाएगा ओमेगा बी है। तो ये अब इस डायग्राम को देखिए, जहां से कंफ्यूजन आपको हुई, ये बराबर है मेरे पास मैं अब देखिए कॉइल ओरिजिनली ऐसे था, दिस इज ए, दिस इज डी, ये घूमेगा, ठीक है क्लॉकवाइज, तो ये एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालना चाहें तो टेंजेंशियल होगी, तो इधर वेलोसिटी इधर होगी, तो क्या v और v पैरेलल है, अगर v और v पैरेलल है तो ईएमएफ कितना होगा जीरो, मैंने गेस करके मैंने कंडीशन लिखी थी कि अगर एंगल जीरो होगा तो ईएमएफ भी जीरो होगा, फिर ये कॉइल ग्रेजुअली रोटेट होगा रोटेट होगा रोटेट होगा, कॉइल ऐसा होता है, तो जो साइड ए यहाँ जाएगी ए यहाँ जाएगी, ये घूम घूम रहा है, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी डाउन होगी, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी अप, कितना एंगल बन गया 90, v और d 90 एंगल बनने का मतलब है ईएमएफ क्या हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक। लेकिन ये इस पोजीशन से इस पोजीशन ऐसे नहीं आया है, ग्रेजुअली आया है, तो ईएमएफ भी ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते क्या होगा मैक्सिमम, ये फर्दर रोटेट करेगा इस नई पोजीशन में, तो डी यहाँ पर ए यहाँ पर, अब वेलोसिटी दोबारा क्या हो जाएगी पहले, तो ईएमएफ क्या बन जाएगा जीरो, ये फर्दर रोटेट करेगा इस पोजीशन में आ जाएगा, ए यहाँ पर डी यहाँ पर, वेलोसिटी दोबारा क्या बन गई परपेंडिकुलर, लेकिन एक फर्क है, पहले ए ऊपर जा रहा था अब ए कहाँ जा रहा है नीचे, पहले डी नीचे जा रहा था अब डी कहाँ जा रहा है ऊपर, यानी ईएमएफ मैक्सिमम तो बन रहा है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये फर्दर रोटेट करके यहाँ तक आएगा, इधर आ जाएगा आपके पास ए, यहाँ आ जाएगा डी, बिल्कुल पहले जैसे पोजीशन, ईएमएफ दोबारा क्या बन जाएगा जीरो, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल, आप तो सारे ट्रेन चेंज है, दिस इज जीरो, this is 2 pi radian, this is pi radian, this is pi by 2, and this is 3 pi by 2. अगर आप चाहते हैं कि आप एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर बनाइए, ये ऑल्टरनेटिंग है बिकॉज इट इज ऑल्टरनेटिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बने तो सिर्फ एक चेंज लाना होता है, वहां पर आप दो स्लिप रिंग्स इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर एक स्प्लिट रिंग इस्तेमाल कर, स्प्लिट विल रिप्लेस स्लिप रिंग, ये वाले स्लिप रिंग स्प्लिट और ये वाला स्प्लिट रिंग, ये स्प्लिट रिंग क्या करेगा, ये स्प्लिट रिंग ऑल्टरनेटिंग करंट को किसमें कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट करंट, तो हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि जो एसी जनरेटर है वो आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, एसी जनरेटर को अगर डीसी जनरेटर बनाना है तो ऑल यू नीड टू डू जस्ट रिप्लेस स्लिप रिंग बाय स्प्लिट रिंग, ठीक। आपके पास नंबर का डिफरेंस जितनी देर कॉइल घूमता रहेगा करंट इन रिंग से इन ब्रशेस पर और सर्किट में जाता है, इसमें भी इसको स्प्लिट में चेंज किया ना ताकि जब आधी रोटेशन कंप्लीट हो तो रिंग अपनी पोलैरिटी बदल, ताकि करंट पोलैरिटी ना बदल पाए, आपको एक ही डायरेक्शन में
लेकर लास्ट में कौन सा नहीं, मैं कल की क्लास में मैं आपको 21, 22, 23 तीनों रिव्यू कराऊंगा। तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे, मुझे अच्छा चाहिए। हाँ हाँ। वो तो पेपर करा वो तो संदर्भ में पढ़ाया तो फिर वो कल हो सकता है क्लास में पढ़ा अच्छा चलो मुझसे पूछ लो, मुझे बता दिएगा कि आपका क्या क्या रहता है तो इंशाल्लाह तो एक पैरेलल होगा, एक एंटी पैरेलल होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि साइन 180 की 0 है और साइन 0 की 0, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यार देखिए, अगर आप बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो फॉर्मूला हमारे ध्यान में V इक्वल आई आर। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त अप्लाई किया जा सकता है जब आई की वैल्यू भी क्या हो, कांस्टेंट, और V की वैल्यू भी क्या हो, कांस्टेंट। आपने पढ़ा है जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ का मतलब था P इक्वल V I। ये फॉर्मूला इस बार अप्लाई किया जाएगा जब V कांस्टेंट और I कांस्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट में तो हर पॉइंट पर वैल्यू क्या होगी, चेंज। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं। तो आपको दूसरा तरीका याद आएगा, सिर्फ एवरेज ले लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक कंप्लीट साइकिल का एवरेज 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जितना मैक्सिमम पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव भी है। जब एवरेज निकालोगे क्या बन जाएगा, 0। या आसान बातों में समेशन ऑफ दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना तो फिर एवरेज भी नहीं चलेगा। लिहाजा यहां पर आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं वी आर एम एस और आई आर एम एस। लोड में स्क्वायर वोल्टेज, लोड में स्क्वायर करंट, और ये बराबर होता है किसके, V नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और ये बराबर होता है I नॉट अपॉन अंडर रूट 2। जहां पे V नॉट और I नॉट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है। V नॉट एंड I नॉट आर पीक्स, ये आपका पीक है। अगर मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो ये आपके पास पॉजिटिव V नॉट होगा, ये नेगेटिव V नॉट होगा। कर्व जो है वो ऐसे चलेगा। और अगर आप इसको करंट के एतबार से बनाएंगे तो ये जो है वो पॉजिटिव पीक होगी करंट की, और ये जो है वो करंट की क्या होगी, नेगेटिव पीक होगी। ठीक, हमें वीआरएमएस और आईआरएमएस याद होना चाहिए कि वीआरएमएस और आईआरएमएस कैसे निकालते हैं, उसमें पीक वैल्यू का क्या लेना है। अब क्योंकि जिस चैप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं दैट इज एसी सर्किट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आप ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो एक बात तो ध्यान में रखिएगा, वहां पर आरएमएस वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। ठीक, दूसरी बात,
जब आप सर्किट एलिमेंट की बात करते हैं तो मेरे पास सर्किट एलिमेंट तीन होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और उसके बाद इंडक्टर। अगर मैं एक एक करके सिंबल बना दूं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और उसके बाद इंडक्टर, जो सॉलिड वर्ड जिसको आप कहते हैं। और अगर आप बात करेंगे इंडक्टर की तो उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने सेल्फ इंडक्टेंस का जिक्र किया है। ठीक, अगर आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होती है V अपॉन I, ओम्स लॉ। वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर ऑफर करता है वो भी V अपॉन I है, फर्क ये कि उसको XC कहते हैं, और XC का मतलब होता है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर ऑफर करता है, तो यहां जो होगी वो कहलाती है XL। ये V बराबर है V अपॉन I, ये बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई FC के, और ये बराबर होता है 1 अपॉन 2 पाई F, बल्कि 1 अपॉन ये डाल देते हैं 2 पाई FL। बहुत सारे लोगों पर इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, क्योंकि ओमेगा इज 2 पाई F, और बहुत सारे लोग इसको क्या लिख देंगे ओमेगा L। मैंने सारी शक्लें बता दी है, एमसीक्यूज में कोई भी पूछ सकते हैं। ये जो XL है इसको नाम दिया जाता है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये आपके पास क्या आता है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं करंट और वोल्टेज की, तो याद रखिएगा रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं। करंट और वोल्टेज क्या है, इन फेज। कैपेसिटर में जो करंट है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, यानी करंट हमेशा 90 डिग्री आगे होगा। अगर वोल्टेज 0 में तो करंट 90 में, अगर वोल्टेज 90 में तो करंट 180 में, यानी जो वोल्टेज की वेव होगी और जो करंट की वेव होगी उसका फेज डिफरेंस हमेशा कितना नजर आएगा, 90 डिग्री। जब आप बात करेंगे इंडक्टर की, तो इंडक्टर में आपके पास वोल्टेज लीड करेगा किसको, करंट। इंडक्टर में हमेशा वोल्टेज जो है वो लीड करेगा किसको, करंट में। हमें एक बात बतानी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, आप इनके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं 90 से, ठीक है, हमने बनाया भी 90। इन तीनों को कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, जैसे आरएल सर्किट होता है, आरसी सर्किट होता है, आरएलसी सर्किट होता है, सीरीज में भी लगाते हैं और पैरेलल में भी। तो एक बार ध्यान में रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास आरसी सीरीज है, मेरे पास आर एल सीरीज है, या मेरे पास आर एल सी सीरीज है, तो आर सी का मतलब है सर्किट की शक्ल ऐसी होगी। अगर मैं कहूं टोटल इंपीडेंस निकालिए, देखिए रिएक्टेंस है एक कंपोनेंट में, इंपीडेंस का मतलब है टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो वो जो टोटल इंपीडेंस है उसको डिनोट करते हैं Z से, वो बराबर होती है अंडर रूट, ये वेक्टर के तरीके से ऐड होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये आरएल सर्किट है, आर एल, तो ये Z बराबर होगा किसके, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और अगर ये होगा आरएलसी सर्किट, तो जो इंपीडेंस होगी वो बराबर होगी आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर। हमने एक्स टी लिखा है, डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्किट को कौन सी फ्रीक्वेंसी में डील कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं लो फ्रीक्वेंसी सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगी और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी, एग्री करें। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो ये ज्यादा आना चाहिए और ये कम, क्योंकि डायरेक्ट और ये इनवर्स है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट है तो ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं ये xt बराबर होगा xl माइनस xc के, या xt बराबर होगा xc माइनस xl। सिर्फ आपने बताना है ये वाला रिलेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी में और ये कौन सी में, ये हाई पे अप्लाई होगा, लो पे।
हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में एक्सेल ज्यादा होता है। और अगर मैं बात करूंगा किसकी, इसकी, तो ये कब अप्लाई होगा, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी सर्किट के अंदर एक्सी की वैल्यू ज्यादा होती है। तभी आपको सर्किट में या किताब में क्वेश्चन नजर आएगा, चोक। चोक एक ऐसे इंडक्टर को कहते हैं जो लो फ्रीक्वेंसी करंट को गुजरने देगा, डायरेक्ट करंट को गुजरने देगा, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, रोक देगा। अपनी सेल्फ इंडक्टेंस की मदद से थोड़ा सा रिलेट कीजिए प्रीवियस चैप्टर से। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा। सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगी तो बैक ईएमएफ भी ज्यादा होगा। बैक ईएमएफ ज्यादा होगा, ओरिजिनल ईएमएफ को कैंसिल आउट कर देगा, ब्लॉकेज। लेकिन अगर जीरो फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टेंस काम ही नहीं करेगी। लो फ्रीक्वेंसी है तब भी इंडक्टेंस करता है इम्पैक्ट नहीं है। तो याद रखिएगा चोक, क्योंकि इस साल जो राउंड वन हुआ है, किसी एक बच्चे ने बताया इसके लिए क्वेश्चन आया था। चोक, चोक कॉइल जो होता है वो लो फ्रीक्वेंसी करंट और डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट को क्या करेगा, रोक देगा। तभी तो उसे चोक कहते हैं। चोक करने का मतलब ही क्या होता है, ब्लॉकेज, ब्लॉक हो जाता है। करंट से ताल्लुक से फ्रीक्वेंसी, जो चोक कॉइल होता है वो डायरेक्ट करंट को और लो फ्रीक्वेंसी करंट को गुजरने देता है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। ठीक, इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। इंडक्शन, इंडक्शन क्या रहा था उससे, ये वाला आप उससे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना दो, सॉलिड बहुत से जगह पर इस्तेमाल होता है। ये रजिस्टर पे कोई और फॉर्मूला नहीं है कि आपने कोई लिख के कोई ये एक्सपैंड किया 1 और 2 पाई। हां, तो रजिस्टर है, लेकिन रजिस्टर खुद के पास
कॉपी कर दिया। इसमें एक एक इंफॉर्मेशन हो रहा है, फिर तो बाद में मिल जाएगी। यहाँ पर अगर फेजर एंगल निकालना होता है तो उसका एंगल होता है टेंजेंट फाई एक्सएल अपॉन यहाँ पर कैपेसिटिव सर्किट, जो फेजर एंगल होता है। हमने कहीं कोई सिंबल में गलती की थी, बल्कि हम यहाँ पे टेंजेंट फाई बराबर होता है एक्सी अपॉन आर के। इंडक्टिव में टेंजेंट फाई बराबर होता है एक्सएल अपॉन आर। जल्दी से लिखना तो हमें इसमें दो तीन बातें करनी है, तो मैं आपको लॉजिक गेट्स रिव्यू कर दूंगा। अच्छा, पैरेलल में जो है वो आप इससे उसको जो है ना रेजिस्टेंस की इक्वेशंस से उन्होंने करंट की इक्वेशन दी है। सीरीज में रेजिस्टेंस को इस तरह ऐड करते हैं, पैरेलल में करंट को इस तरह ऐड करते हैं। पैरेलल की रेजिस्टेंस जब से उसमें मेंशन की बात करनी है, सीरीज जो आपके सिलेबस में नहीं, वो कैसे ऐड करें? ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, मैंने आपको पीसीएस से ना ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ाए, तो कल जब मैं क्लास देने आऊंगा ना, तो थोड़ा सा उसका जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो आपको रिव्यू करना है। हालांकि तो नीचे देख रहे हैं। सही, यहाँ पर देखो ताकि कोई बात जो है वो कॉमन रहे। एक कॉन्सेप्ट है जिसको नाम दिया जाता है क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ऐसे तमाम सर्किट्स जिनमें एक्स एल और एक्स सी बराबर हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ बनेगा 2 पाई एफ एल और यहाँ क्या बनेगा 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। मुझे एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ को मान ले आते हैं, 2 पाई एफ एल को यहाँ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर, ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल टाइम्स सी। तो एफ किसके बराबर होगा 1 upon 2 pi L times C. This is called resonating frequency. Resonating frequency उस frequency को कहा जाता है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक, नोट कर लो। अच्छा, इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर कॉपी करते रहेंगे। या देखिए, मैंने आज ये बात बताई, उम्मीद आपको याद होगी। ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की पीक है, ठीक है। इससे पहले जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे कम है ना। लो फ्रीक्वेंसी में एक्सी और एक्सएल में कौन ज्यादा होता है, एक्सी। और तो फिर इस साइड में क्या होगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक, नोट कर लो।
अच्छा, तीन चार बातें छोटी छोटी सी सुन लेंगे, याद नहीं करनी पड़ती। देखिए, एक होता है कंटिन्यूअस सिग्नल, एक होता है टेलर। कंटिन्यूअस क्या है, वो जो साइनसॉइडल है, वेवफॉर्म। एक होता है डिजिटल। टेलर सिग्नल जो है वो बाइनोमियल पे चल रहा है, या बाइनोमियल से बेहतर है लफ्ज बाइनरी, 0 एंड 1। तभी आपने देखा होगा जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऑन ऑफ स्विच पे ये सिग्नल बना हुआ है, 1 is 0, other is 1। क्योंकि डेटा सर्किट में जो सिग्नल लेवल्स होते हैं, या सिग्नल की जो कैटेगरीज है, हमने कुछ लेवल्स पे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, लो लेवल इज 0, आप 0 कहें, आप ऑफ कहें, आप लो कहें, एक ही बात है। आप 1 कहें, ऑन कहें, हाई कहें, एक ही बात है। अब डेटा सर्किट का फायदा क्या है? अगर सर्किट जो है बस वेव फॉर्म ऐसी चल रही है, तो इसका मतलब है दिस इज 1 एंड दिस इज 0। अब किसी वजह से अगर ये यहां पर है, तो आपका जो रिसीवर है उसको ट्रीट किसके तौर पे ही करेगा? 0 के तौर पे। अगर कोई वैल्यू इससे ऊपर है, तो आपका सिग्नल इस वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। तभी डिजिटल सिग्नल में नॉइस कम होती है। क्यों? क्योंकि जब साइनसॉइडल करंट बनता है तो उसका कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी है। अब नॉइज ऐड होगी तो लेवल बढ़ जाएगा, आपका रिसीवर डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर लेवल 0 से थोड़ा सा भी बढ़ गया, तो रिसीवर कहेगा भाई ये 0 है, जो बड़ा है वो नॉइज है, डिस्कार्ड कर देगा। अगर लेवल 1 से बड़ा हो, तो 1 से जितना बड़ा है उसको क्या कर देगा? डिस्कार्ड। इस आपके पास एक होता है लो, एक होता है हाई। एक आपके पास जो है थ्रेशोल्ड है, ये थ्रेशोल्ड लेवल कह रहा है कि 0 से कितना ऊपर होगा तो डिस्कार्ड होगा, 1 से कितना ऊपर होगा तो उसे वो मनी मान रहा होगा, 0 से कितना ऊपर होगा 0 मान रहा होगा, थ्रेशोल्ड कहलाता है। ठीक, इसी तरह एक होती है वोल्टेज रेंज। वोल्टेज रेंज क्या होती है? अभी हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे माइनस पीक से प्लस पीक। तो अगर हम नीचे -5 है, ऊपर 5, -5 और ऊपर +5, तो रेंज कितनी होगी? है। जितने भी डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो सिर्फ 0 1 पे चल रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपने पढ़े हैं कुछ लॉजिक गेट्स। अगर मैं कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स आपको याद दिलाऊं, एक था इन्वर्टर जिसका नाम होता था नॉट। ये सिंगल इनपुट होता था। जिस सिंबल का भी बबल बना हुआ है, इसका मतलब है ये उल्टा करता है। अगर मैं इनपुट को ए कह दूं और आउटपुट को बी, तो याद रखिएगा अगर ए 0 है तो बी 1, अगर ए 1 है तो बी 0। नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन बराबर होते हैं 2 पावर n से, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स। क्या मतलब है? कितने इनपुट है यहाँ पे? एक। तो 2 की पावर 1 क्या बनेगा? 2। तो कॉम्बिनेशन कितना है? 2। अब दोबारा लिखो। दूसरा है आपके पास n। n इज 2 इनपुट। अगर 2 इनपुट है तो 2 की पावर 2 क्या बनेगा? 4। तो कॉम्बिनेशन कितने हो गए फिर? 4। आपके पास a, b और c, 0 0 0 1 1 0 1 1। मैं अक्सर बच्चों को टेबल बनाने का तरीका बताता हूँ कि अगर 4 कॉम्बिनेशन है तो पहले आधा करते हैं, 2 0 2 1, फिर 1 0 1 1। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सोचिए, अगर 3 इनपुट होते हैं तो 3 इनपुट में कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 8। 2 की पावर 3, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8। आधा करते हैं, 4 0 4 1। 4 के बाद 2 0 2 1, 2 0 2 1। उसके बाद 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1। एंड का आउटपुट उस वक्त हाई आता है अगर ऑल द इनपुट्स आर हाई। इसका मतलब है ये भी 0 होगा, 0 0, ये क्या होगा? 1। यहाँ पे ये सब 0 होंगे,
सिर्फ ये क्या होगा 1। अगर आपने n के आगे इन्वर्टर लगा दिया तो ये जो n है ये कहलाता है नेट। यानी अगर मैं n के आगे एक इन्वर्टर लगाता हूं तो इसका सिंबल ये बनाया है और ये कहलाता है क्या नेट। नेट का मतलब है कि जो आउटपुट आएगा वो एंड का क्या होगा ऑपोजिट। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 1 1 और 0। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा 1 1 1 1 1 1 1 और 0। ये एंड है। इसी तरह एक होता है आपके पास और। अब केवल आपको समझ में आ जाना चाहिए अगर दो इनपुट है तो कॉम्बिनेशन 4 बनेगा ए बी सी 0 0 1 1 1 0 1 0 मतलब इसको 0 1 0 1 और का आउटपुट हाई अगर when any one of the input is high तो इसका मतलब सिर्फ ये तो होगा बाकी सब क्या बनेगा हाई। 4 में भी ऐसे होना चाहिए। अगर आपने और के आगे इन्वर्टर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा नॉट। और नॉट का आउटपुट और का ऑपोजिट है ये बनेगा 1 0 0 और 0। हमें लॉजिक के बेसिक पता होने चाहिए। यहां तक तो होते जो आपके रिड्यूस सिलेबस में भी थे। एक होता है एक्सक्लूसिव इसको पढ़ते हैं क्या एक्सक्लूसिव और है लेकिन याद रखिएगा एक्सक्लूसिव और हाई होता है when high inputs are odd in number। क्या मतलब अगर मेरे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 है तो 0 0 तो 0 ही रहेगा। अब हाई इनपुट एक है यानी ऑड है 1 हाई इनपुट ऑड है ये कैसा है इवन क्या बन जाएगा 0। ये कहलाता है जोर जिसको एक्सक्लूसिव फॉल्ट कहते हैं। इट्स आउटपुट इज हाई व्हेन हाई इनपुट आर इन ऑड नंबर। इसी तरह एक और होता है आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर। एक्सक्लूसिव नॉर हाई होता है when all inputs are same। यानी अगर 2 इनपुट है तो 0 0 में भी क्या आएगा 1 0 1 पे क्या आएगा 0 1 0 पे क्या आएगा 0 और 1 1 पे क्या आएगा 1। जो एक्सक्लूसिव नॉर है उसमें आउटपुट हाई होता है when all inputs are identical। जो एक्सक्लूसिव और है वो हाई होता है when inputs are odd number यानी हाई inputs are odd number। अपने पास प्रूफ कर दीजिए देखिए नहीं वो ऐसा सिंबल ले लीजिए और वाले ठीक है। अगर आप एक्सक्लूसिव और का सिंबल बनाएंगे तो ये बिल्कुल और जैसा ही है तो फिर डिस्टिंग्विश कैसे होगी यहाँ पर एक लाइन नजर आएगा। इसी तरह जो एक्सक्लूसिव नॉर है इसका सिंबल बिल्कुल नॉर वाला ही है लेकिन एक्सक्लूसिव बनाने के लिए यहाँ पर क्या बनाना पड़ता है पैरेलल। यानी अगर नॉर का सिंबल देखेंगे तो नॉर का सिंबल ये था बबल लगा हुआ। डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक लाइन बना है। तो यार नॉट के 3 इनपुट 2 इनपुट दे देंगे क्या हुआ नॉट वही सेक्टर सिंगल इनपुट सिंगल इनपुट